नमस्कार दोस्तों। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज थी कि शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाएं, कब बनाएं। तो इस संबंध में हम आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंस देखें कि क्या इम्पोर्टेंस है शॉर्ट नोट्स का। तो देखो, हमारे पास जब एग्ज़ाम है वो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, समय कम मिलता है बीच में उनको रिवाइज़ करने का, या एग्ज़ाम से पहले भी 15 एक दिन के अंदर हम कितने अच्छे तरीके से ज़्यादा मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ कर सकें। तो इसके लिए देखो, कम समय में हम अधिक मैटर को रिवाइज़ कर पाते हैं। यदि शॉर्ट नोट्स हमारी चीज़ों के बने हुए होते हैं सब्जेक्ट्स के, तो हम ज़्यादा मैटर को रिवाइज़ कर पाएंगे मिनिमम टाइम के अंदर। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, तो उससे पहले भी एक सरसरी नज़र से हम एक किसी भी मैटर को, किसी भी टॉपिक को जो हमें लगता है कि एक बार वापस से देख के जाना है, तो हम देख पाते हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं तो हम पूरी कॉपी के अंदर पहले तो पेज ढूंढते हैं कि कहाँ पर वो कंटेंट है, उसके बाद उसे पढ़ते हैं, तो समय ख़राब होता है। इतने समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। कम अंक वाले विषय हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होने के साथ साथ में आपको याद करने में और रिवाइज़ करने में, दोनों चीज़ों में करने में आपको सहूलियत रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावनाएं होती है। क्योंकि आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करके जाते हो, हाथों हाथ उसको सुबह आपने पढ़ा और जाते हैं आपने एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो पूछ रहा है सीधा सीधा कंटेंट हम डाल देते हैं, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहती है। जितना ज़्यादा मैटर देते हैं उतने अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं पूरी होती है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई विशेषताएं पूछी किसी भी तरीके की, तो आपने वहाँ पर मान लीजिए 2 या 3 विशेषताएं लिखी है, आपको इतनी याद आ पा रही है तो नंबर उसके हिसाब से मिलेंगे, आपको 2 या ढाई नंबर मिल जाएंगे। आपने 5-6 विशेषताएं लिख दी तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं होगी। और यदि आप याद करके बार दिमाग लड़ा के अगर आप 5-6 विशेषताएं लिख पा रहे हैं तो आपका टाइम इतना ख़राब हो जाता है कि पीछे के प्रश्नों में दिक्कत आ जाती है। तो ये हो कि हम कंटेंट भी दें, समय भी ना लगे, दिमाग में सीधी चीज़ें हमारे पास रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम में हम एक बार रिवाइज़ करके चले जाएँ, और रिवाइज़ करने के लिए हमको शॉर्ट नोट्स ज़रूरी हैं। दूसरी बात, पेपर 2 और पेपर 4, देखो एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो इन दोनों पेपर्स के अंदर क्या होता है कि एक तो कम समय मिलता है हमें, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है कि नहीं रिवाइज़ करके ही करके जानी है, तो उनके लिए तो फिर ये सबसे बढ़िया रामबाण उपयोग यही है। इसके बाद अब हम बात करें कि शॉर्ट नोट्स बनाने कब हैं। पूछते हैं लोग कि अभी से बनाना चालू कर दें कोचिंग के साथ साथ, या किताब पढ़ते पढ़ते हम शॉर्ट नोट्स बना लें, या बाद में बनाएं, कब बनाएं। तो देखो, शॉर्ट नोट्स का जो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को ओवरव्यू के तौर पे बनाएं। हमारे दिमाग में किसी भी टॉपिक के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति पूरा ओवरव्यू होना चाहिए। पूरा ओवरव्यू होने के बाद में हम चीज़ों को अच्छे से कंपैरेटिव तौर पे बनाना है, या उसको किस तरह से हमें तैयार करना है वो हमारे दिमाग में पहले से होता है। जैसे मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा है, राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, उन्होंने क्या क्या काम किया एक ओवरव्यू के तौर पर हम देखते हैं। क्या क्या संधियाँ हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई, तो वो सारी ओवरव्यू के तौर पे हमारे दिमाग में होगी, तो हम अच्छे से शॉर्ट नोट्स को बना पाएंगे। तो कम से कम आप एक बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ लो, उसके बाद में उसके नोट्स बनाने की कोशिश करो। और उस समय जब आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में आप नोट्स के साथ साथ आप किसी अन्य जो स्रोत आप लेना चाहते हो, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो किसी नोट्स का रेफरेंस लेना चाह रहे हो, या कोई नोट्स पढ़ रहे हो तो आप किसी बुक का रेफरेंस लेना चाह रहे हो, तो साथ में उस कंटेंट को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, उसके कारण आपको लगा कि इस किताब में है, तो आपने कारण भी वहाँ पर लिख लिए। प्रभाव किसी किताब में, तो प्रभाव भी आपने वहाँ पर लिख लिए। तो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। और रिवाइज़ करने में आपको कम से कम मिनिमम महीना भर तो मिलना ही चाहिए। तो आप कोशिश करो कि जनवरी एंड के बाद जो फरवरी स्टार्टिंग हो, तो आप उस समय शॉर्ट नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो जाएं, तो आपको रिवाइज़ करने के लिए 1 माह का समय मिल जाएगा। और आप अच्छे से 3 या 4 बार जब रिवाइज़ कर पाओगे तो आप उनको दिमाग में अच्छे से रख पाओगे। अब सवाल आता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं हम। तो देखो, एक तो किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट बनाने के लिए आप कोशिश करो कि कम से कम पेज हो उस सब्जेक्ट के, 5-7 पेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप कोशिश करो कि इतने से पेजों में सिमट जाए, ताकि उन मिनिमम पेजेज होंगे तो हम उनको रिवाइज भी अच्छे से कर पाएंगे, टाइम हमारा कम लगेगा। और ज़्यादा पेज अगर कर लेंगे तो फिर नोट्स और शॉर्ट नोट्स में कोई ज़्यादा अंतर बचेगा नहीं। तो आप छोटे लिखें, कोई भी पेज ले रखा है आपने तो उस पेज के सेक्शंस कर लीजिए आप, बीच में लाइन डाल के या बीच में फोल्ड करके, और आप इस तरह से जो टॉपिक है वो कवर करते जाओ। और इसके अलावा जैसे आप कोई भी फ्लो चार्ट्स का माध्यम का प्रयोग कर सकते हो
कि आपने ये टॉपिक इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कर लिया, फिर एक फ्लो चार्ट नीचे ले लिया आपने। तो इस तरह से आप टॉपिक्स कवर करते जाते हो तो कम से कम स्पेस हमारे पास कवर होता है, और कम से कम स्पेस होगा तो पेजेस कम होंगे और रिवाइज भी अच्छे से हम कर पाएंगे। कोशिश ये कीजिए कि कंपेरेटिव स्टडी आप करें, इनके अंदर कंपेरेटिव स्टडी वाले हों। जैसे आपने कोई चीज़ें पढ़ी है, आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो, तो आप कंपेरेटिव तौर पे उनको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखिए। जैसे आपने कोई भी भूगोल का टॉपिक है, जैसे आपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, तो आप उनको पढ़ रहे हो अलग अलग, लेकिन आप जब शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उनकी विशेषताओं का एक आपने कंपैरिजन आप यहाँ पर तैयार कर लिया। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। ज्योग्राफी के अंदर आप कोशिश करो कि मैप के माध्यम से तुलनात्मक नोट्स तैयार करें। जैसे भारत की जलवायु के अंदर आप अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग ऋतुओं में हम पढ़ते हैं कि क्या प्रेशर रहता है, क्या टेम्परेचर रहता है, क्या वहाँ पर जो वर्षा का वितरण रहता है। तो आप एक पेज पर उनको अच्छे से अगर आप मैप के माध्यम से उन चीज़ों को अगर सिमेटते हैं तो वो याद रहने में भी सहूलियत रहेगी, और आपको यूँ लगेगा कि मुझे अब ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसे पार्टीशन कर लिए, और इस तरह से ये वर्षा का वितरण हो गया, इसमें ये इस ऋतु में ये दाब का वितरण हो गया, ये ताप का वितरण हो गया, और सबके मैप बनाकर आपने मैप में उनको सजा लिया। तो अच्छे से आप उन चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। एक पूरे वाक्य बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है जहाँ तक आप किसी कीवर्ड्स का प्रयोग करो और लगता है कि इस कीवर्ड्स के साथ में मुझे ये कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए ताकि मुझे ध्यान आ जाए, तो आप उन चीज़ों का ही प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंस लिखने से कोई तात्पर्य नहीं है। इसके लिए हो सकता है कि आप एक नोटबुक ले लो कंप्लीट, और उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लिए पार्टीशन करके, और एक एक टॉपिक आपको लगता है कि इस पेज में ये पूरा टॉपिक मुझे लिखना है, तो आप टॉपिक वाइज पेजेस उस कॉपी के अंदर बना लो। प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार आपको प्रत्येक टॉपिक के नोट्स बनाने, ये बात मैंने पहले कर ही ली। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम का आप प्रयोग करो। जैसे आपने कोई भी आप राजा राम मोहन राय के बारे में नीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसके नैतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपने इस तरह से एक डायग्राम बनाने की कोशिश की, और यहाँ पर उसकी शिक्षाओं को आपने अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इंगित कर लिया। तो इससे होगा ये कि एक तो ये आपको एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा कि आपको इस तरह से राजा राम मोहन राय की नैतिक शिक्षा आ जाए तो इस तरह से लिखनी है, गांधी जी की आ जाए तो इस तरह से लिखनी है, आपको भगवत गीता का नीति शास्त्र पूछे तो आपने इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगराइजेशन करके दिखाना है। तो ऐसे आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास भी शॉर्ट नोट्स भी छोटे हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको लिखने की स्किल भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह का आप प्रयोग करें। इसके बाद हम पेपर वाइज देखेंगे। तो पेपर वाइज देखिए, राजस्थान की हिस्ट्री में आप जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको आप अलग अलग टॉपिक ले लो, और उनके अकॉर्डिंग आप नोट्स तैयार करने की कोशिश करो। कीवर्ड्स में लिखो और बिंदुवार लिखो, डिटेल नहीं देनी है आपको। जहाँ जो आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता आपको लगती है कि मुझे लिखनी है, उतना आप लिखो। जैसे प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास है, तो जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल में अलग अलग जैसे काल है, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, उसके बाद मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, संगम काल है। तो उस समय क्या क्या हुआ है सिलेबस में अपने स्थापत्य, साहित्य और ललित कला, ये 3-4 चीज़ें ही हैं। तो आप उनके एक एक पेज तैयार कर लो। हर राजा ने, जैसे अशोक ने क्या क्या स्थापत्य क्षेत्र में क्या क्या किया, साहित्य के क्षेत्र में उस समय क्या रहा, सल्तनत काल में तो कौन कौन से साहित्यकार हुए, क्या क्या स्थापत्य कला में काम हुआ, मुगल काल में क्या क्या हुआ। तो सवाल भी इस तरीके से आते हैं कि उस काल की आप वास्तुकला के बारे में बताओ, उस काल की संगीत कला के बारे में बताओ। तो आपके पास कंप्लीट एक पूरा कंक्लूडेड मटेरियल रहता है, और आप झट से आप अपने आंसर को लिख पाते हो। तो एक एक पेज इस तरीके का आप तैयार कर लो। वैसे ही आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक काल के इतिहास के अंदर भी आप, जैसे एक्ट्स हैं अपने 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम है, तो आप उनको एक पेज पे तैयार कर लो। एक पेज पे पार्टीशन ले लो कि ये 1909, ये 1919 और या 1935, ये 1909, 1919 और 1935। तो होगा क्या कि कोई भी चीज़ आप ना इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। 1909 की चीज़ 19 में नहीं डालोगे और 19 को आप 35 में नहीं डालोगे, और एच टी सारी चीज़ें आप कवर कर पाओगे। आपको पता होगा कि 1935 में मेरे ये 5 बिंदु तो केंद्र के लिए है, 5 बिंदु मेरे प्रांत के लिए है, वैसे ही आप 19 के अंदर कर पाओगे। तो इस तरह से आपको कंपेरेटिव तौर पर आपको ये नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा जैसे लास्ट में हम देखते हैं तो वो CR फॉर्मूला है, वेवल प्लान है, शिमला समझौता है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है। उन सब में वही 4-4, 5-5 बातें होती है, एक जैसी सी लगती है, हमें याद नहीं आ पाती है, हम मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। तो आप एक पेज पे कंप्लीट उन चीज़ों को लेके, और इस तरीके से आप छोटे छोटे सेक्शन बना लो उनके, और उनको एक ही पेज पे सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो दिमाग में पूरा ओवरव्यू रहेगा कि कौन सी बात कहाँ कही गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ऐसा ही कर सकते हो। जैसे वर्ल्ड वॉर के प्रभाव हैं, तो आपने एक पेज ले लिया, सारे कैटेगराइजेशन करके सारे पॉइंट आपने सारे प्रभावों के लिख लिए। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम है तो सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए। प्रबोधन है तो परिभाषा लिखी, किसने क्या किया, क्या कारण रहे, क्या प्रभाव रहे, तो आपने सारी चीज़ें उस तरह से आपने लिख ली। तो इस तरह से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी करना है। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो आप इंपॉर्टेंट डाटा आप एक पेज तैयार कर लो। जैसे GDP है, स्टेट GDP है,
देश की जीडीपी है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है, क्या जीडीपी में किस किस सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट कितना है, कुछ नया कोई डाटा आता है उस डाटा में क्या है, महंगाई का क्या चल रहा है, बेरोजगारी की दर क्या है, पॉवर्टी की रेट क्या है, कुछ एक चीज़ें नई नई जो चीज़ें हमारे मार्केट अभी आती रहती है, कुछ रेटिंग्स हैं, कुछ इंडेक्सेज हैं, है ना। तो उन चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या रेटिंग मिली हमें नई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन की क्या इंडेक्स दिया अपन को, एसडीए का क्या इंडेक्स चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है कि हमारे पास आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और डाटा हमारे पास एक जगह होता है, एग्जाम से 1 घंटे पहले आप रिवाइज करके उनको देख के जा रहे हो, तो वहाँ पर आप आंसर्स के अंदर भी उनको अच्छे से यूज कर पाओगे। और आंसर्स के अंदर आप अगर डाटा और फैक्ट्स यूज करते हो तो आपको अच्छे से नंबर भी मिलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में जैसे विश्व बैंक है, WTO है, तो ऐसे टॉपिकों को तुलनात्मक रूप से आप तैयार करें। जैसे वर्ल्ड बैंक में 5 कंपोनेंट हैं, तो 5 कंपोनेंट आपने इस तरह से एक पेज लेके और इस तरह से आपने 5 सेक्शन कर लिए इसके, तो चारों पाँचों की बातें अगर आप इस तरह से लिख दो तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे। पेपर 2 की बात करें अपन, तो पेपर 2 में होगा ये कि आपको समय कम मिलेगा, क्योंकि दिन में पेपर होना है। नीतिशास्त्र में कुछ कोटेशन, सूक्तियाँ। देखिए पेपर 2 में हमें समय कम मिलेगा, क्योंकि 12 से 2 के बीच में आपका पेपर होना है, तो उस समय आपको कम समय रहेगा, बीच में गैप रहेगा, 12 से 2 का, 2 के बाद पेपर होगा। तो उस समय आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें नीतिशास्त्र के लिए आपको कुछ पॉइंट्स, टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लो शॉर्ट नोट्स में, ताकि जाते ही हमारे पास आंसर्स के अंदर ज़्यादा याद करने का, ज़्यादा सोचने समझने की या ज़्यादा इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप सीधे अपने दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो आप आंसर लिख पाओगे। तो कुछ कोटेशंस वगैरह, कुछ सूक्तियाँ वगैरह आप लिख लो, एक पेज पे तैयार कर लो, ताकि कई केस स्टडीज़ के अंदर, कई आंसर्स में, क्वेश्चंस में आपको काम आएगी। जो कोटेशंस किसी ने, महात्मा गांधी ने कुछ कहा है और किसी व्यक्ति ने कुछ, प्रशासक चिंतक, नैतिक चिंतक ने कुछ कहा है, तो आपको वो याद रहेगी। आप पढ़ के जाओगे तो उनको केस स्टडीज़ में इनमें अच्छे से काम ले पाओगे। जैसे सुकरात, अरस्तु वगैरह कई दार्शनिक हैं, तो उन्होंने क्या क्या कहा, तो उनके कंपैरेटिव आप अपने स्तर पे तैयार कर लो सेक्शन करके कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सुकरात ने क्या कहा था और अरस्तु ने क्या कहा था। साइंस में आप प्रत्येक टॉपिक का कुछ ना कुछ मैटर लिख लो। मान लो कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मुझे ये याद नहीं रह पाता है, तो उसके 4-5 लाइनें आपने शॉर्ट नोट्स में लिख ली, तो लास्ट टाइम में उनको एक बार पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा देख जाएंगे सरसरी नज़र से, तो कुछ ना कुछ तो हम, अगर मान लो नहीं भी याद रहता है तो हम लिख पाएंगे। ज्योग्राफी में मैंने बात की कि आपको तुलनात्मक रूप से आपको नोट्स तैयार करने हैं इनकी चीज़ों के। पेपर 3 में बात करें तो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपको वही कंटेंट और पॉइंट वाइज आपको तैयार करने हैं सारे। जैसे मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपने सारे लिख लिए, एक पेज तैयार कर लिया, उसकी सारी चीज़ें डाल दिया आपने। DPSP में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या कंटेंट्स हैं, महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है, वो सारी चीज़ें आपने ले ली। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आयोग वगैरह हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, अन्य जैसे निर्वाचन आयोग है, तो उनका आपने एक पेज लेके उनको कंपेरेटिवली आपने तैयार कर लिया। तो इससे होगा क्या कि उनके बीच में जो कन्फ्यूजन है कि कार्यकाल क्या रहता है, नियुक्ति क्या है, उनको किस तरह से हटाया जाता है पद से, किस तरह से उनकी नियुक्ति होती है, तो वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपको चीज़ें याद रहेगी, उनके टॉपिक्स याद रहेंगे, वर्क याद रहेगा, वर्क मिक्स नहीं होगा उनका। तो इस तरह से चीज़ें ढूंढनी है कि कहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उनके कम से कम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। IR है, तो IR में प्रत्येक एक देश ले लीजिए, उस देश के सारे कंटेंट आप तैयार कर लो, सारे क्या क्या हुआ, और उसके अंदर जो भी चीज़ अपडेट होती रहती है उसको उसके अंदर अब आप अपडेट करते रहो। करंट पढ़ते हुए अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में पहले ये हो रहा था, आज ये हो गया, तो आपने उसको अपडेट कर डाला। लॉ है, तो लॉ के अंदर आपको जो भी आपके एक्ट दिए हुए हैं, उन एक्ट्स में आपको जो भी हर एक एक्ट का आपने एक पेज तैयार कर लिया, और कोई भी अपडेट हुई एक्ट में, कोई भी अमेंडमेंट हुआ, आपने उस अमेंडमेंट को अपने शॉर्ट नोट्स में ही कर लिया, और उससे याद भी हो जाएगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, एक्ट की जो धाराएं हैं वो मिक्स भी नहीं होगी। आप इस तरीके से एक एक्ट यहाँ लिख लिया, एक एक्ट यहाँ लिख लिया, इस तरह से आप पेज तैयार करते रहो। स्पोर्ट्स में है तो पॉलिसीज़ वगैरह है, कोई नई चीज़ है, नए खेल हुए हैं, कई नए अवार्ड्स हैं, उनको आप अपने एक पेज पे इस तरह से समेटने की कोशिश करो, ताकि लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स के जो कंटेंट है वो याद कम रहते हैं। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में ये सवाल आता है कि साहब हिंदी में क्या शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो देखिए हिंदी में भी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने पर्यायवाची शब्द वगैरह याद किए, शब्द युग्म याद किए, विलोम शब्द याद किए, तो लास्ट के 20 दिन, एग्जाम से 20 दिन पहले तक आपको जो शब्द युग्म या कोई पर्यायवाची हैं या जो भी है वो याद नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, उनको आपने एक पेज लेके, एक विलोम शब्द का पेज, एक पर्यायवाची का पेज, एक शब्द युग्म का पेज, ऐसे ही अन्य, तो उनको आपने 20 को आपने लिख लिया कि साहब 20-30 हैं जो मुझे याद नहीं होते हैं, इनको लिख लिया। वैसे ही पर्यायवाची लिख लिए, वैसे ही आपने शब्द युग्म लिख लिए। तो होगा क्या कि जब लास्ट में आपके 12 से 2 का टाइम होगा, जिसमें 1 घंटा मिलता है आपको मुश्किल से, उसमें आप एक सरसरी नज़र इन पर डाल जाओगे, क्योंकि जो याद हैं वो तो है ही, इनको और देख जाओगे, तो अगर इनमें से कोई सवाल बन जाता है तो आप उसे, कोशिश ये रहती है कि आप अटैम्प्ट
कर पाओगे उनको। ऐसे ही आप जैसे लेटर्स वगैरह हैं, तो लेटर्स वगैरह को आप क्या करोगे कि जो कई तरह के फॉर्मेट्स हैं ड्राफ्टिंग के, तो वो ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट्स आप अच्छे से एक ही पेज पर आप सारे सेक्शंस इस तरह से पार्टीशन करके सारे फॉर्मेट्स बना लो आप, एक फॉर्मेट यहाँ एक फॉर्मेट यहाँ, तो पता रहेगा कि कहाँ पर क्या लिखना है और कहाँ पर क्या छोड़ना है। कुछ कोटेशन सूक्तियाँ आप एक पेज पे सारी लिख लो, ताकि एक जो ऐसे वगैरह है, पल्लवन करना है आपको, उनके अंदर उनको आप ऐसे कैसे काम में ले सको। इंग्लिश में भी आपको ऐसा ही करना है, जहाँ जो चीज़ याद नहीं हो रही है एक जगह लिख लो ताकि एक बार रिवाइज कर सकें। कुछ रूल्स वगैरह हैं नरेशन के, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस के, आर्टिकल्स के, जो भी रूल्स वगैरह हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिए, कंजक्शंस वगैरह के, कुछ इडियम्स वगैरह है, फ्रेजेस वगैरह, उनको एक पेज पे लिख लीजिए, ताकि उनको हम अब आपने ऐसे वगैरह प्रेसिज राइटिंग है, जो भी आप लेटर्स वगैरह राइटिंग वगैरह कर रहे हो वहाँ पर आप उनको यूज कर पाएँ। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप उनको तैयार कर सकते हैं। कुछ एक सब्जेक्ट के मैंने शॉर्ट नोट्स मेरे जो तैयार किए हुए हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करो और एक बार पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स तैयार करने की कोशिश करो। धन्यवाद।